बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हम लोग यूनिट जो स्टार्ट किया हुआ था थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, उसके हवाले से हम लोगों ने कल एक इक्वेशन पढ़ी थी, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये तो सबने पढ़ी थी, कल वाली बात कर रहा हूँ, बस अभी एक एमसी को बताने लगा छोटा सा। इस इक्वेशन में हम लोग ना दो चीज़ें कर सकते हैं बच्चों। कितनी चीज़ें कर सकते हैं? दो चीज़ें। एक तो ये जो आपको एन नज़र आ रहा है, ये एन जो नज़र आ रहा है बच्चों, इस एन की जगह पर आपको पता है एन ओवर एन ए पुट कर सकते हैं। ये कल कर लिया था हमने, एन ओवर एन ए पुट कर सकते हैं। तो जब ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एन ए एवोगैड्रो नंबर है, इसको पुट किया, आर को एन ए के ऊपर लिख दिया, एन को साइड पर लिख दिया। तो ये जो आर ओवर एन ए होता है ना बच्चों, ये वाला, ये इतनी सी चीज़ आपको पता है, इसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू एन के टी। ये फाइनल फार्मूला आप लोगों के सामने आ गया है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि अगर आपको पता है जो मोल्स होते हैं वो मैस ओवर मोलर मैस भी होता है। तो बच्चों अगर मैं इसको एम ओवर कैपिटल एम लिख दूं, तो आपको पता है जब इसको मैं एम ओवर कैपिटल एम लिखूंगा तो क्या होगा, ये v को मैं इधर ले गया, मैस, ये m को इधर आर टी के नीचे लिख दिया, ये v को इधर ले आया, तो ये मैस ओवर वॉल्यूम आपको पता है डेंसिटी होता है। तो बच्चों प्रेशर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी आ गया है आपके पास, और इन टर्म्स ऑफ मोलर मैस भी आ गया है, ठीक है, जबकि ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। ओके, तो ये अब आप लोगों ने जरा बड़े अच्छे तरीके से गौर से इसको देखना है। अब देखें इधर, मेरी जरा बात सुनना। अब क्वेश्चन आया एक मरतबा पेपर में, क्वेश्चन था जी, इफ डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कहते हैं अगर डेंसिटी ऑफ गैस को इंक्रीज कर दिया जाए 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, उसके ओरिजिनल वैल्यू के 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रेशर। तो बताएं बच्चों प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब देखें कितना जबरदस्त सवाल है। अब सबसे पहले आप लोग सवाल में देखें, दो चीजें उसने पूछी हैं। एक उसने बोला है डेंसिटी, दूसरा उसने बोला है प्रेशर। इट मीन्स आपको सबसे पहले तो देखना चाहिए कि प्रेशर और डेंसिटी के दरमियान में रिलेशन क्या होता है। तो ये जितने भी लोग इस वक्त लेक्चर ले रहे हैं इन सबको नजर आ रहा होगा कि बच्चों प्रेशर का डेंसिटी के साथ जो चक्कर है वो डायरेक्ट है। कौन सा चक्कर है? डायरेक्ट चक्कर है। नजर आ रहा है भाई, ये कई लोग सरकारी अन्य, इनको शायद नजर ना आ रहा हो, मगर याद रखें प्रेशर और डेंसिटी का कौन सा चक्कर है? डायरेक्ट चक्कर है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब अक्सर बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, ये बड़े ना मतलब अपनी तरफ से बड़ी एफिशिएंसी मारेंगे, कहेंगे लो प्रेशर डेंसिटी को 3 टाइम इंक्रीज किया, प्रेशर भी 3 टाइम हो जाएगा। अन्यवाह ये लोगों ने आंसर लगा देना 3p, जबकि इसका आंसर 3p नहीं है। इसका आंसर क्या निकलना है? अब अक्सर लोग सोच रहे हैं लो ये क्या बात हुई, 3p, हमें तो 3p पढ़ा हुआ है। और भाई इसका आंसर 3p नहीं है, इसका आंसर क्या है फिर बता दूं फिर? ये देखें जी, जरा सुनिएगा गौर से। ओ भाई प्रेशर का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, माना मैंने। इफ डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं है कि डेंसिटी बिकम 3 टाइम्स। उसने बोला है, उसने लफ्ज यूज कर दिया है बच्चों, इज इंक्रीज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। सपोज करते हैं अब जो न्यू डेंसिटी आती है वो पहले ओरिजिनल डेंसिटी का 3 टाइम इंक्रीज हो गया है। यही है ये सोल्यूशन मैं बता रहा हूं। देखें जो नई डेंसिटी होगी, देखें ओरिजिनल डेंसिटी थी रो, कितने टाइम इंक्रीज कर दिया? उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो बच्चों आंसर आ गया 4 रो। हो है, इसका मतलब है 3 टाइम इंक्रीज किया तो एक्चुअली वो डेंसिटी अपने पहली वाली वैल्यू का 4 गुना हो गई है। अब देखें तो बच्चों प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा 4p। अगर डेंसिटी 4 गुना बढ़ गई है तो बच्चों प्रेशर कितना हो जाएगा? 4p। तो इसका जो आंसर है फाइनल वो 4p है। अब अक्सर लोग कहेंगे सर जी यहां पर तो 3 था। भाई मैंने तरीका बता दिया। हाँ, अगर मैं कहता हूं इफ डेंसिटी बिकम्स 3 टाइम्स, देखें एक है इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाय की वजह से प्लस आ जाएगा, बिकम इक्वल टू या बिकम्स, तो बच्चों वहां पर तो मल्टीप्लिकेशन का चक्कर बनता है। लो जी, ये था आप लोगों का एक छोटा सा और एमसीक्यू प्रेशर और डेंसिटी के हवाले से। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आप लोगों से कुछ और छोटी छोटी चीजें पूछता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। जाएं, एक क्वेश्चन है जी, लिखें जरा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ एन ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, इफ एन ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, if an oxygen atom and hydrogen atom are having the same temperature, are having the same temperature, बच्चों इनके टेम्परेचर क्या है? सेम है।
then the ratio of their average kinetic energy, the ratio of their average kinetic energy will be alpha bravo charlie delta 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। अब देखें, अब ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों के सामने एमसीक्यू लिखा है। अब ना कई लोगों की इसके ऊपर ड्रोनी शक्लें बन जानी। ओ भाई मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है। आपको मैंने बताया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन है। क्या ख्याल है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ बच्चों क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो मुझे बताएं, अगर दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम है, अगर वो सेम टेम्परेचर पर हैं बच्चों, अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो मुझे बताएं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? और भाई जब टेम्परेचर ही सेम है तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। तो आंसर आ जाएगा 1:1। बस खत्म। कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। क्या था कुछ मुश्किल? भाई कुछ भी मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं। RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज C एट प्रेशर P। RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज C, ठीक है जी, स्पीड को C का नाम दे दिया, एट प्रेशर P। ठीक हो गया। आगे, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है जी, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, then RMS velocity becomes alpha bravo charlie delta 0.5C, 2C, C और 3C। लो जी बच्चों, ये है आप लोगों के पास छोटा सा एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर देता है। हाँ जी, आंसर जल्दी जरा देखें। इसको अब हम लोग किस तरीके से करेंगे? है तो थोड़ा सा औखा, मगर करना तो पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, सोच लिया है? और भाई मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी का, किसका बच्चों? आरएमएस वेलोसिटी का प्रेशर के साथ रिलेशन उस वक्त बनेगा जब डेंसिटी कांस्टेंट कंसीडर होगी। आपको तो यहां पर सवाल में बोला ही नहीं है भाई डेंसिटी कांस्टेंट, इट मींस डेंसिटी के बारे में आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो याद रखिएगा आरएमएस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल होगी थी बात भाई, कल होगी थी ये बात, हम लोगों ने कल भी कर ली थी। तो इसका आंसर है सी। क्या आंसर है बच्चों इसका? सी आंसर है। कर दें इसको नोट, शाबाश, जल्दी मिनट लगा के जरा। फिर एक और एमसीक्यू आता होता है, ठीक है जी, जरा लिखें क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, द स्पीड्स ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, बल्कि अगले पेज पर मैं लिख देता हूं, इसको जरा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, द स्पीड्स ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स, कितने बच्चों? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन आर्बिट्रेरी यूनिट्स, कहते हैं कोई भी यूनिट्स आप लोग सपोज कर लें, आर्बिट्रेरी यूनिट्स, हमें नहीं पता इस वक्त हमने इनकी कौन सी यूनिट्स ली है। R, 2, 3, चौकी, पंजी, छिकी। द रूट मीन स्क्वायर, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड for these molecules
विल बी 2.91, 3.52, ठीक है बच्चों, और उसके बाद 4.24, ये सी ऑप्शन होगी बच्चों, और डी ऑप्शन लिख लें 5.42। लो जी बच्चों, अब आप लोगों के पास ये छोटा सा क्वेश्चन आया है। द स्पीड्स ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन आर्बिट्रेरी यूनिट्स आर 2, 3, 4, 5, 6। द रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ दीज फॉर दीज मॉलिक्यूल्स विल बी। आप लोगों ने इन मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्केयर स्पीड बतानी है। लो बच्चों, अब बताओ क्या काम करेंगे। अब देखें, मैं आपको इसका छोटा सा सॉल्यूशन बता दूं। याद रखना है बच्चों कि आपको पता है रूट मीन स्केयर वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। जितनी भी वेलोसिटीज है उनका पहले स्केयर लेंगे। 5 है तो v3 का स्केयर, v4 का स्केयर और v स्केयर 5। जितनी भी वेलोसिटीज है उनका पहले स्केयर लेंगे, ठीक है, उनके स्केयर का एवरेज लेंगे, ठीक है, उनके स्केयर का एवरेज लेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। इस वक्त 5 है, 1 2 3 4 5। चलो जी, अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये बन जाएगा 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ पे 5 आ गया, 4 जमा 9 जमा 16 जमा 25 जमा 36। क्यों भाई, ऐसे ही है बच्चों। अब मेरी बात सुने, अब आप लोगों ने क्या काम करना है बच्चों। 36 25 16 9 4, मेरा ख्याल है ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई कैलकुलेशंस होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लें कि आप लोग टफ होती हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। 36 में 25 ऐड करेंगे तो बच्चों 61 आएगा। ऑब्वियस ही बात है, कितना आएगा 61। अच्छा, जब उस 61 में 16 ऐड कर देंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो 77 हो जाएगा। 77 में 9 ऐड कर दो बच्चों, 86 बन जाएगा। 86 में फिर 4 ऐड कर दो तो बच्चों आपके पास 90 आंसर आ जाएगा। अब देखें, ये तो एडिशन हो ही जाती है, मेरा ख्याल है इस एडिशन का तो कोई रोला नहीं है। 90/5। अब आपके पास बच्चों आंसर क्या आ गया, 90/5 आ गया। अब मुझे बताओ, क्या ये 5 के टेबल पर इजीली कटता है? बिल्कुल कटता है बच्चों। 90 को 5 पर डिवाइड कर दो तो अंडर रूट में 18 आंसर आ जाता है। अंडर रूट में कितना आंसर आ जाता है बच्चों, 18 आ जाता है। अब देखें, अब अक्सर बच्चे सोचेंगे कि सर अब 18 का तो आंसर ये, अब 18 का अंडर रूट कैसे लेंगे हम। अब अक्सर बच्चे तो 18 का अंडर रूट लेते वक्त इनको दोहरा पढ़ना है। देखें बच्चों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं। आप लोग मुझे बताएं 18 के पीछे कौन सा ऐसा नंबर है। अब इसको शॉर्ट कैसे करना है। 18 के पीछे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका अंडर रूट परफेक्ट अंडर रूट आता है बच्चों, वो है 16। आपको पता है अंडर रूट 16 बच्चों कितना होता है? हाँ जी, अंडर रूट 16 होता है बच्चों 4। एक बात, और उसके बाद अंडर रूट इससे आगे वाला एक नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है, वो 5 होता है। मुझे बताएं क्या ये 16 और 25 के दरमियान में है? इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, वो 4 और 5 के दरमियान में होगा। अरे ओ बच्चों, मैं क्या बोला, इससे पीछे वाले नंबर का स्क्वायर रूट 4 आता है, इससे आगे वाले एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है वो 5 आता है। इसका मतलब 16 और 25 के दरमियान में जो भी वैल्यूज होंगी उनके स्क्वायर रूट 4 और 5 के दरमियान में होंगे। तो बच्चों अब मुझे ये बताओ, इसका मतलब है इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग होगा। और वो कौन सी ऑप्शन है 4 पॉइंट समथिंग वाली बच्चों? वो 4 पॉइंट समथिंग वाली ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो आपको नजर आ रही है, और वो है ये। तो आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के इसके ऊपर आप लोगों ने लगा देना है आंसर। मेरा ख्याल है कि अब हम लोगों के ये आरएमएस स्पीड वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अच्छा, अब वो आप लोगों को बॉयल्स लॉ तो आता ही होगा माशाल्लाह, छोटे होते से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बॉयल्स लॉ प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, फिर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, फिर आप लोग पढ़ते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी तरह आप लोगों ने चार्ल्स लॉ भी पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है जी। चार्ल्स लॉ ये है तो नहीं है, मगर फिर भी एक मरतबा बस इसको देख लें, अल्लाह ना करे पेपर में आ गया। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। मतलब इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2।
ठीक है बच्चों, तो ये अब छोटे छोटे मतलब बॉयल्स लॉ का, ठीक है। और आपको पता है प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ कुछ ऐसा होता है। फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो बच्चों इनके दरमियान में ग्राफ ऐसा होता है। तो ये ग्राफ भी आपको आना चाहिए बॉयल्स लॉ का और चार्ल्स लॉ का, ठीक है। ये तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ेगा, आई थिंक इसमें कोई मुश्किल चीज़ भी मैंने नहीं बताई आप लोगों को, ठीक है। लो बच्चों, ये थी आप लोगों का प्रेशर ऑफ गैस और आरएमएस स्पीड से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है। अब एक चीज यहां पर जो आप लोगों ने और थोड़ी सी गौर से देख लेनी है, वो ये है नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में। तो मतलब वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, अब ना वर्क, ठीक है, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, ये हालांकि आपके यूएचएस के सिलेबस में नहीं है। अगर आप लोग गौर करें, उसने ना यूएचएस के सिलेबस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कहीं पर भी डिस्कशन नहीं की। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको बच्चों नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। मैं कुछ और मतलब थोड़ी सी बातें आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो देखें, जो आप लोगों को पता है कि क्योंकि हमारा ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली स्पेसिफिक हीट में यूज़ होना है, मगर उससे पहले आप लोगों को इंटरनल एनर्जी का भी पता होना चाहिए। तो पहले अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है बच्चों? सब ये कुछ छोटा सा टॉपिक है, ये याद रखना है बच्चों। सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड internal energy of the system, is called internal energy of the system. Sum of all types of potential energy and kinetic energy. नोट करें। इसके बाद एक बात बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय यू। बच्चों ये यू से रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद याद रखना है इट डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। फिर एक चीज आपको पता है, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या ख्याल है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों आपको पता है फॉर आइडियल गैस के लिए आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जीरो होती है। तो बच्चों मुझे बताओ, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो एब्सोल्यूट जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं आ जाएगी। तो याद रखना आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? वाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्स के, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन की वजह से। तो जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बच्चों अट्रैक्शन ही नहीं होगी, हमें पता है ना आइडियल गैस के पॉस्टुलेट भी हम लोगों ने पढ़े थे केएमटी के, कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी उनकी जीरो होगी, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। इट मींस मैं कह सकता हूँ इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से ना एक छोटी सी कोई चीज़ बनती है आप लोगों की, इसको ज़रा आप लोगों ने समझने। क्वेश्चन बल्कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ पहले सबसे। तो क्वेश्चन ये है कि इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम is increased, if temperature of the system is increased, then change in internal energy is positive, negative, चार्ली ऑप्शन लिख लें जीरो और डेल्टा ऑप्शन लिख लें इनफाइनाइट। लो बच्चों अब ये छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों का कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड,
देन इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, बच्चों अब मेरी बात सुने, इसके लिए मैं ना आप लोगों को पहले 3 चीज़ें बता दूं कि बच्चों अगर सिस्टम का टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और अगर सिस्टम का टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट रहता है, ये 3 चीजें हैं। अगर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। एक चीज अब मुझे बताएं, अगर इंटरनल एनर्जी देखिए आपको पता है जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी इट मींस फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल से बढ़ जाएगी। अगर इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी इट मींस जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी से क्या होगी बच्चों, कम होगी। और अगर ये कांस्टेंट रहेगी इट मींस फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगी। तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ये ऐसा होना शुरू हो गया, मतलब ये जारी बात है बढ़ गई तो फाइनल बढ़ जाएगी, कम होगी तो फाइनल कम होगी। तो बच्चों याद रखिएगा डेल्टा यू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा इधर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो बच्चों ये नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस ही बात है। और इधर बच्चों दोनों सेम है तो आंसर 0 आ जाएगा। तो लो भाई बच्चों अब आप लोगों के सामने ये 3 केस आ गए हैं कि इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, अब देखिए अगर सिस्टम ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। तो बच्चों इसका आंसर है पॉजिटिव। अब इससे रिलेटेड मेरा ख्याल है तीनों एमसीक्यूज अब आप लोगों के तैयार हो गए हैं। इनको आप लोगों ने बच्चों क्या कर लेना है, पैक कर लेना है और शापर को अच्छे तरीके से डबल करना है। अब एक बात और, आपको पता है इंटरनल कहा जाता है जी, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। बच्चों इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड, it only depends upon initial and final state of the system। क्या ख्याल है बच्चों, ये सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिएगा ये बच्चों जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह है, जिस तरह वो भी सिर्फ और सिर्फ पाथ पर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, इसी तरीके से ये भी। लो जी बच्चों इसकी आप लोग ले ले एक छोटी सी तस्वीर, ठीक है। फिर मैं अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी इससे रिलेटेड मतलब एमसीक्यूज कुछ आपको और भी मैं करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का इंटरनल एनर्जी का ग्राफ्स के हवाले से भी थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखें क्वेश्चन है मेरा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा जी। ये मेरे पास एक पीवी ग्राफ है, पहले सबसे तो ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है जी। इसमें मेरे पास 2 सिस्टम्स के दरमियान में बच्चों ये ग्राफ आया है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। इसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 है, इसकी इंटरनल एनर्जी बच्चों डेल्टा U2 है। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त ए बी सी डी, हाँ जी, डेल्टा U1 डेल्टा U2 के इक्वल है या डेल्टा U1 ग्रेटर देन डेल्टा U2 है या डेल्टा U1 लेस देन डेल्टा U2 है या डेल्टा U1, ठीक है जी, इक्वल या ग्रेटर देन है डेल्टा U2 से। लो जी एक ये क्वेश्चन है। फिर इसी तरह का बच्चों एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं कि ये ऐसे है, ए बी, ठीक है। इस सिस्टम के बारे में आपने बताना है कि इसका डेल्टा U क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेल्टा U 0 है, इसका डेल्टा U अनडिफाइंड है या इसका डेल्टा U जो है ना बच्चों वो पॉजिटिव है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है।
चलो जी, पहले मुझे बताओ इन दोनों के आंसर, शाबाश। हाँ जी, अब आप लोगों ने ये ज़रा गौर से देखना है बच्चों कि देखें इधर ना इस सिस्टम में ये इनिशियल है और ये बच्चों फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है और वो फाइनल पोजीशन है। तो बच्चों मुझे बताएं, जब किसी सिस्टम के पीवी ग्राफ में, दिस इज़ प्रेशर, दिस इज़ वॉल्यूम, अब ये पीवी ग्राफ आप लोगों के सामने था और इसमें आप लोग देखें दोनों की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। इसका मतलब जब सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी तो बच्चों उनकी इंटरनल एनर्जीज एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो इसका तो आंसर हो गया ये, क्योंकि जिस पोजीशन पर ही आपको पता है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ओके, मगर इधर देखें, अक्सर बच्चे कहेंगे यहाँ पे ओ भाई यहाँ से इधर गई उसके बाद ये वापस इधर आ गई, जहां से चलना शुरू हुई वहीं पर वापस आ गई। तो बच्चों ये तो बन गया एक साइक्लिक प्रोसेस। ये बच्चों कौन सा प्रोसेस बन गया? एक साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि साइक्लिक प्रोसेस में, किस प्रोसेस में? साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो बच्चों डेल्टा यू क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा यू जीरो होगा। तो इसका आंसर है डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों एक चीज अब आप लोग अपने दिमाग में याद रख लें, ये छोटा सा नोट के व्हेन फाइनल पोजीशंस ऑफ द टू सिस्टम्स, व्हेन फाइनल पोजीशन इज सेम, जब फाइनल पोजीशन बच्चों सेम होगी तो डेल्टा U1 या डेल्टा U2 ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये कांस्टेंट भी कंसीडर होंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि व्हेन सिस्टम कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेज, ये लो बच्चों, अगर वो अपनी इनिशियल स्टेज पर वापस आ गया सिस्टम, तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या हुआ करेगी बच्चों? कांस्टेंट हुआ करेगी। जब उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो बच्चों उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। ये लो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरा नोट कर लें, शाबाश, जल्दी जल्दी मिनट लगा के। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें ज़रा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, जल्दी करो यार इसको भाई, जल्दी जल्दी। हमारा कल वाला जो टॉपिक होगा ना वो मोलर स्पेसिफिक हीट वाला होगा और वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, ठीक है। पढ़ा तो मैं आज भी सकता हूँ मगर आज नहीं, हम उसको इंशाल्लाह कल ही पढ़ेंगे क्योंकि वो वैसे भी हमारे कल वाले दिन में ही आ रहा है, तो हम लोग उसको इंशाल्लाह कल कवर कर लेंगे। आप लोगों को वो तो पता है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो है तो नहीं है हमारे, मगर फिर भी जो है ना, मतलब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो मोलर स्पेसिफिक हीट में हम लोगों ने उसको यूज़ करना है। तो इसको ज़रा पहले कर लें नोट। अब एक और क्वेश्चन था, ठीक है, अब मुझे ये बताएं, अब इसी तरह अगर मैं आप लोगों के सामने डिफरेंट क्वेश्चन बना, एक पाथ, दूसरा, तीसरा, ए बी, ठीक है, इसके बाद ये ऐसे बना दूं मैं आप लोगों के सामने, ठीक है जी, ये पीवी ग्राफ, और मैं अब आप लोगों से इनकी इंटरनल एनर्जीज के बारे में इंफॉर्मेशन लूं, तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग आंखें बंद करके आंसर देंगे। चलो जी, अब मुझे बताओ, देखें आप लोगों को पता है यहाँ पर तीन पाथ हैं, इन तीनों का इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तीनों की इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चों? सेम होगी, ठीक है। अच्छा, जब इधर देखें साइक्लिक प्रोसेस बन गया है ये, तो बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में तो आपको मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी वैसे ही कांस्टेंट रहती है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो साइक्लिक प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट,
सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ज़ीरो। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये नोट कर ली है, इसको भी ज़रा ड्रॉ कर लें जल्दी जल्दी। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैं आपको छोटी सी बात बताया, तो उसके बाद हम लोग अपने इस सिलसिले को, चैप्टर को जो है ना क्लोज करेंगे। मेरा ख्याल है कर लिया होगा नोट। हाँ जी, लो जी बच्चों, अब आगे चलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये यूज़ होना है मोलर स्पेसिफिक हीट के डेरिवेशंस के अंदर थोड़ा सा ना, तो इसलिए बस जस्ट इसको हम लोग इन टच रखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चों एक चीज़ आप लोग याद रखिए, जब भी किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो बच्चों उस हीट के अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, उस हीट के अप्लाई करने के सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आता है और साथ में वर्क डन भी होता है सिस्टम से। यानी कि हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, जब किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है तो बच्चों उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आता है और साथ में क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम भी होता है और वो सिस्टम वर्क भी करता है। देखें ना, मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ये पिस्टन है बच्चों। मैंने इस पिस्टन को मैंने ना यहाँ पर बच्चों इसमें क्या कर दिया, कोई भी गैस फिल कर दी है। ठीक है जी, ये गैस फिल कर दी है मैंने अब इसमें। ठीक है, और अब मैं इसको हीट अप करना शुरू करता हूँ। मुझे बताएं, जैसे ही मैं इसको हीट करना शुरू करूंगा क्या ये पिस्टन के ऊपर वर्क करेगा? बिल्कुल जाहिर बात है, पिस्टन के ऊपर वर्क भी करेगा। और जब ये पिस्टन के ऊपर वर्क करेगा और उसकी इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ा देगा, इसका मतलब है कि ये अप्लाइड हीट दो काम कर रही है, सिस्टम से वर्क भी करवा रही है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज कर रही है। और अब आपको पता है, मैं बच्चों इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है जी, प्लस पी डेल्टा वी। क्या ख्याल है? इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी भी लिख सकता हूँ। अब देखो, अब अगर इस सिस्टम में, ठीक है बच्चों, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, अगर Q 0 हो जाए, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, बच्चों अब मुझे ये बताओ कि देखें, अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको पता है सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होने से इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी और Q इज इक्वल टू आपका P डेल्टा V आ जाएगा। बात खत्म, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, अगर Q 0 हो गया बच्चों तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो बच्चों यहां से आप लोगों को पता है, या इसको W भी तो बोल सकते हैं, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U आ गया। इसको Q इज इक्वल टू W भी लिख सकते हैं क्योंकि P डेल्टा V W के बराबर होता है। क्या ख्याल है? तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U आ गया। अच्छा, अगर P कांस्टेंट हो गया, अगर P कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V एज इट इज ही रहता है। और अगर V कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको पता है बच्चों, अगर V कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा V 0 हो जाना है। जब डेल्टा V 0 हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ डेल्टा U बचेगा आप लोगों के पास। तो बच्चों अब देखें, आप लोग देखें, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हम लोग बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बच्चों, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। जिस प्रोसेस में बच्चों हीट एंटर भी नहीं कर रही, लीव भी नहीं कर रही, इट मींस हीट एंटर और लीविंग जीरो है। जब हीट एंटरिंग और लीविंग जीरो होगी, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है बच्चों, उसे बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। उसे क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। और जिसमें बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसे बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा आइसोबैरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा आइसोकोरिक प्रोसेस।
टेम्परेचर कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, नो हीट एंटर लीव करेगी तो एडियाबैटिक प्रोसेस। और इन तमाम के लिए अब आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है, ये यूज होगी कल बच्चों हमारे कल वाले लेक्चर में। अब तो ये अब हम लोगों ने बच्चों कल यूज करनी है, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आज की हमारी जो छोटी सी चीजें थी ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से समझ के करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसका कोई मसला ना हो। अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं चलिए आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज और करवा देता हूं। देखें, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन लिख लें, एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स of hydrogen twice that at STP, ठीक है जी। ऑप्शंस हैं जी 273 केल्विन, फिर आपके पास है 546 केल्विन, फिर आपके पास है डेल्टा ऑप्शन और सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है 819 केल्विन और डेल्टा ऑप्शन है 1092 केल्विन। लो जी, at what temperature is the RMS speed of molecules of hydrogen twice that at STP। अब ये एक छोटा सा आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आया है, हाँ जी। अब आप लोगों ने बच्चों इसका आंसर देना है। अब इसको आप लोगों ने बच्चों कैसे करना है, अब देखें मेरी बात सुने। इसका तरीका बच्चों बड़ा सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है और आसान सा है। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि आरएमएस स्पीड का अंडर रूट टेम्परेचर के साथ बच्चों क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ, आप देखें, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि अब सवाल देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा देखना, अब 2 टाइम्स वी आर एम एस ओवर वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट टी ओवर टी नोड। लो भाई, अब ये जो चीज मैंने लिख दी है ना, ये अक्सर लोगों को यहां पर पढ़ना है दोहरा। और भाई मेरी बात सुनो, मुझे बताओ इसमें कोई दोहरे वाली तो बात है नहीं है। मैंने गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक इसको ऐसे लिख दिया है, आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि वी आर एम एस 2 ओवर वी आर एम एस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 ओवर T1? चलो लिख सकते हो ना। अच्छा मुझे बताओ, T1 को ओरिजिनल टेम्परेचर बोल दो और इस टेम्परेचर पर जो स्पीड होगी वो ओरिजिनल स्पीड वी आर एम एस है। मैंने डबल वाली ऊपर इसलिए लिखी है क्योंकि उसने खुद बोल दिया सवाल में डबल, तो मैं बाद में जो डबल नीचे लिखता हूं मैं पहले डबल ऊपर लिख दिया है। मुझे क्या भाई, रेशो में जो मर्जी ऊपर नीचे लिख सकते हैं ना। अगर लेफ्ट साइड पर उसके हिसाब से लिखा है, राइट साइड पर भी उसके हिसाब से लिखेंगे। तो अब देखें, अगर ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर स्पीड ने डबल हो जाना है, तो बच्चों डबल स्पीड वाला टेम्परेचर ऊपर रखा और सिंगल स्पीड वाला टेम्परेचर नीचे रख दिया, बात खत्म। इसमें तो कोई भी मसले वाली बात नहीं। अब ये से कट गया, अब आपके पास बच गया 2 इज इक्वल टू टी ओवर ओरिजिनल टेम्परेचर अंडर रूट। अब मुझे बताओ, दोनों साइड पर स्केल ले लो, तो बच्चों T इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओरिजिनल टेम्परेचर आ जाएगा। और ओरिजिनल टेम्परेचर आपको पता है 273 होगा। तो जब 273 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सबसे बड़ी ऑप्शन आपको 1092 केल्विन ही नजर आ रही है। तो विदाउट अब कैलकुलेट ना करने बैठ जाना, आपको पता है कि 819 तो बन नहीं सकते, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया, अंडरस्टूड सी बात है कि बड़ा आंसर ही आएगा। हाँ, अगर इससे भी बड़ा होता तो फिर आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ना था। तो बच्चों ये आप लोगों के पास इसका छोटा सा सोल्यूशन आ गया है। अब ये था जी क्या नाम है अपना, आरएमएस स्पीड और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन। इसको जरा नोट कर ले शाबाश, जल्दी जल्दी। एक आप लोगों ने ना ये याद रखने हैं कुछ चीजें कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, हाँ जी बच्चों बताओ जरा कितनी होती है। आप लोगों को तो पता ही होगा माशाल्लाह।
ये है 493 मीटर पर सेकेंड। आपकी ये टेक्स्ट बुक में भी लिखी हुई है, तो आपको ये आनी चाहिए ज़ुबानी, ठीक है बच्चों। तो ये RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट STP इज़ 493 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलो अब ना एक आखिरी सवाल आज के दिन का क्वेश्चन है, जरा गौर से देखना बच्चों। क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। बच्चों एक आइडियल गैस का टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 K to 480 Kelvin if at 120 Kelvin the root mean square velocity, the VRMS root mean square velocity is V, then at 480 Kelvin it becomes 4V V by 2, चार्ली ऑप्शन है 2V और डेल्टा ऑप्शन है V by 4। लो जी बच्चों, अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है जी, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 120 Kelvin टू 480 Kelvin if at 120 Kelvin the V root mean square speed is V, then at 480 Kelvin it will become। लो जी, अब देखते हैं जी कि आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब बच्चों एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो क्या है, वो ज़रा सुनना। इसका मैं सॉल्यूशन कहाँ पर करूँ, इसका सॉल्यूशन इधर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देंगे। ठीक है जी, ये इसका सॉल्यूशन है जो मैं इधर करूँगा। देखना भी बच्चों ज़रा, आपको पता है कि RMS स्पीड का अंडर रूट टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। एक तो बात ये आप लोगों को डन पता है, ये तो हर चीज़ में देखो पता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे फिर आप लोगों ने ये बताना है बस कि बच्चों क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं VRMS एट 480 ओवर, ठीक है जी, VRMS एट 120 इज इक्वल टू अंडर रूट 480 ओवर 120 हो है, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। जब आप लोग इसको कट कर देंगे ना तो आपके पास अंडर रूट में 4 बचेगा जो कि 2 आ जाएगा। तो अब आप लोग देखें कि आप लोगों के पास V480 ओवर V120 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया है, ठीक हो गया। ऐसे ही अब मुझे ये बताओ कि यहां से बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि V480 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V120, और V120 कितनी थी, V थी, तो बच्चों आंसर कितना आ गया, 2V आ गया। इसमें क्या मुश्किल चीज थी, और भाई कोई भी इसमें मुश्किल चीज है ही नहीं थी। जस्ट आप लोगों ने क्या काम किया है, ये डायरेक्ट रिलेशन था। तो जो जिस टेम्परेचर की वेलोसिटी निकालनी है वो टेम्परेचर ऊपर, जिसकी वेलोसिटी नीचे उसकी वेलोसिटी नीचे, दोनों को डिवाइड करें, आंसर आ गया, वो डबल आ गई, यानी V480 इज डबल ऑफ V120। तो V120 उसने आपको सवाल में बोल दिया था कितनी है कि वो V है, तो V480 कितनी होगी, उसका डबल हो जाएगी, बात खत्म। सो बच्चों ये था जी आप लोगों का छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ये पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।